शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेतृत्व का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक और नेतृत्व शैलियाँ। हरिणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हरिण द्वारा किया जा रहा हो। किसने कहा? ये मार्क ट्वेन ने। नेतृत्व क्या है? शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नेतृत्व अंग्रेजी के लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे, टू लीड। ठीक है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जो नेतृत्व दे। अर्थात नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कुछ परिभाषाएं हैं चेस्टर आई बर्नार्ड की। नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। वीरिज एंड कुंट्ज की परिभाषा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। जॉर्ज आर टेरी नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। फ्रैंकलिन जी मूरे नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। कीथ डेविस नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बर्नार्ड ने मार्गदर्शन की बात की है, कुंज क्या करता है? कला और प्रक्रिया बताता है इसको। आर टेरी क्या कहता है? स्वैच्छिक प्रयत्न की बात करता है। वही मूरे किसकी बात करता है? नेता की इच्छानुसार कार्य करने की बात करता है। कीथ डेविस एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है। ठीक है, उसके बाद है नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण होता है तथा नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व में अनुयायी होना आवश्यक है तथा अनुयायी और नेता के हित समान होते हैं। नेतृत्व में नेता में प्रभावित करने की कला होती है जिससे अनुयायी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। नेतृत्व परस्पर एवं आपसी संबंधों पर निर्भर है। नेता का आचरण अनुकरणीय होता है। नेतृत्व एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है सामंती प्रकार का। सामंती प्रकार के नेतृत्व में क्या नेता क्या होता है? स्वामी, और अनुयायी क्या होता है? सेवक। यानी जिस प्रकार के नेतृत्व में स्वामी और सेवक का भाव होता है वो कौन सा होता है? सामंती प्रकार का। नेता तो स्वामी होता है और अनुयायी क्या होता है? सेवक होता है। इसमें कर्मचारी को संगठन का अनिवार्य अंग समझा जाता है। अनुयायी त्वरित काम के बदले पूरक भत्ता प्राप्त करता है। पैतृक प्रकार नेता कर्मचारी संबंध कैसा होता है? पिता पुत्र की भांति होता है। सामंती में कैसा था? स्वामी सेवक का। वहीं पैतृक प्रकार में कैसा रहता है? नेता और कर्मचारी का संबंध पिता पुत्र की भांति होता है। संगठन के कर्मचारी परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तानाशाही प्रकार नेता आदेश देता है तथा अधीनस्थों को दृढ़ता से उनका पालन करना होता है। निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों की भूमिका नहीं होती है। सहभागिता परक प्रकार नेता लचीले होते हैं जो आदेश देने के बजाय अपना दृष्टिकोण एवं विचार कर्मचारियों के साथ साझा करते हैं। निर्णय सामूहिक विचार विमर्श से लिया जाता है। सहभागिता में सामूहिक विचार विमर्श लिया जाएगा। ठीक है,
तानाशाही प्रकार में कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं होती है। विकासात्मक प्रकार, नेता अधीनस्थों की क्षमताओं एवं उनके संवर्धन में विश्वास करता है। नेता का ध्यान अधीनस्थों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने में होता है। नौकरशाही प्रकार, इसमें नेता कठोर नियम निर्देशों के द्वारा बंधा होता है। नौकरशाही जो प्रकार है उसमें कठोर नियम निर्देश रहेगा तथा वह कर्मचारियों के से अपेक्षा करता है कि वे प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करें। इस प्रकार नेतृत्व में नियम एवं प्रक्रियाएं कर्मचारियों के कार्य करने का तरीका निर्धारित करती है तथा किसी भी पहल या भागीदारी की छूट नहीं दी जाती है। व्यवहार कुशल प्रकार, इसे जोड़ तोड़ दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें नेता संगठन के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे कि नेता अपने निजी उद्देश्य की पूर्ति अधिक कर सके। यह नेतृत्व लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि इसमें कर्मचारियों को शोषण होने के कारण असंतोष पनपने लगता है। विशेषज्ञ प्रकार, यह नेतृत्व नेता के व्यक्तिगत ज्ञान एवं योग्यता पर आधारित है। करिश्माई प्रकार, करिश्मा किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत गुणों का ऐसा समूह होता है जो इसे साधारण व्यक्तियों से अलग करता है तथा इसे अलौकिक, महामानव तथा अद्वितीय व्यक्तियों से युक्त माना जाता है। करिश्माई नेताओं को 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक करिश्माई, नेता सत्ता का प्रयोग निजी स्वार्थ के बजाय दूसरों के लाभ के लिए करता है। नेता ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं जो समूह की जरूरतों को पूरा करे तथा उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करे। ये सामाजिक करिश्माई था। उसके बाद आता है वैयक्तिक करिश्माई। सत्ता का उपयोग एक सीमा तक निजी लाभ की पूर्ति के लिए करते हैं। पदाधिकारी करिश्माई, नेता का करिश्मा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं की बजाय पद के कारण होता है। व्यक्तिगत करिश्माई, नेता अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, व्यवहार एवं विशेषताओं के कारण विशेष सम्मान पाते हैं जिससे दूसरे भी उनसे प्रभावित होते हैं। एक दिव्य करिश्माई, नेता के पास दिव्य शक्ति होती है जिससे उसे मसीहा मान लिया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व सिद्धांतों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया गया है कुछ व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बन जाते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही नेतृत्व की विभिन्न प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ विकसित हुई है। तो नेतृत्व के सिद्धांतों को 2 भागों में बांट रखा है, परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में सिर्फ 2 सिद्धांत, गुण सिद्धांत जिसको महान व्यक्ति सिद्धांत भी कहते हैं और कार्यात्मक या समूह सिद्धांत। गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉमस कार्लाइल थे। कार्यात्मक या समूह सिद्धांत देने वाले कौन थे? जॉन एडेयर। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत आते हैं। आधुनिक सिद्धांत में ये 3 व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ओहियो स्टेट, मिशिगन अध्ययन और प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। व्यवहारवादी में कौन कौन से हैं? ओहियो स्टेट, मिशिगन अध्ययन और प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। उसके बाद है स्थितिजन्य सिद्धांत। स्थितिजन्य सिद्धांत में आकस्मिकता का सिद्धांत, पारस्परिकता सिद्धांत, नेतृत्व सातत्य सिद्धांत, संगठित नेतृत्व सिद्धांत, पथ लक्ष्य सिद्धांत, नेता भागीदारी सिद्धांत, नेता कर्मचारी विनिमय सिद्धांत। ये इतने सारे सिद्धांत किसमें आते हैं? स्थितिजन्य सिद्धांत में। उदीयमान सिद्धांत में एक करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, नेतृत्व का व्यावहारिक सिद्धांत और नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत, ये आ जाते हैं उदीयमान सिद्धांत में। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, कौन सा सिद्धांत क्या कहता है और उसको देने वाले कौन थे। गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत, इसे सामान्य शब्दों में महान व्यक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अब सवाल क्या बनता है कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? थॉमस कार्लाइल, जिनका मानना था कि महान व्यक्ति या नेताओं का उदय तब होता है जब इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार नेता में व्यक्तित्व गुण जैसे
बुद्धिमत्ता, दृढ़ निश्चय, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल आदि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में काफी अच्छे होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नेता के व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है। कीथ डेविस ने महान सफल नेताओं के 4 गुण बताए हैं। कौन कौन से हैं? बुद्धिमत्ता, सामाजिक परिपक्वता, अंतः प्रेरणा एवं उपलब्धि आधारित प्रेरणा, और चौथा कौन सा? मानवीय संबंध अभिवृद्धि। ये पहला सिद्धांत था गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत। उसके बाद है कार्यात्मक या समूह सिद्धांत या क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत। देने वाले कौन थे? जॉन एडेयर। एडेयर ने किसी प्रभावशाली नेता द्वारा संतुलित करने वाली आवश्यकताओं को 3 समूहों में विभक्त किया है: कार्य आवश्यकता, टीम आवश्यकता और व्यक्तिगत आवश्यकता। इन्होंने जॉन एडेयर ने क्या किया? 3 प्रकार की आवश्यकताएं दी है, यहाँ दिखाया भी गया है। कार्य आवश्यकता, टीम आवश्यकता और व्यक्तिगत आवश्यकता। जो टीम आवश्यकता है उसी को हम समूहगत आवश्यकता भी बोल सकते हैं। एडेयर के अनुसार नेता का दायित्व कार्य की उपलब्धि, व्यक्तियों का विकास तथा टीम का निर्माण होता है। नेता द्वारा आवश्यकता के किसी एक क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रभाव आवश्यकता के अन्य एक या दोनों क्षेत्रों में भी पड़ता है। ठीक है, इन तीनों का जो प्रभाव एक दूसरे के अंदर पड़ता ही पड़ता है। आदर्श स्थिति वह होती है जिसमें आवश्यकता के तीनों क्षेत्रों में पूर्ण समन्वय होता है। ये जो स्थिति जो तीनों समन्वय हो रहा है एक साथ, वो एक आदर्श स्थिति होगी। वह नेता सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जो ये देखता है कि कार्यगत आवश्यकताएं, समूहगत आवश्यकताएं या टीम जो आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी हो। उसके बाद आता है व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफल नेताओं के व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं की बजाय उसके व्यवहार पर निर्भर करती है तथा किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार का विश्लेषण करके ही किया जाता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने हेतु 3 अध्ययन किए गए हैं। अब इसमें 3 अध्ययन कौन कौन जाते हैं? एक ओहियो स्टेट है, एक मिशिगन है और तीसरा कौन सा था? प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। सबसे पहले पढ़ते हैं ओहियो स्टेट अध्ययन। अपने शोध के दौरान ओहियो स्टेट के शोधकर्ताओं फ्लाइन्समैन, हैरिस और बर्ट ने व्यवहारों का विश्लेषण करके नेतृत्व के 2 प्रकार बताए। देने वाले कौन थे? फ्लाइन्समैन, हैरिस और बर्ट। ठीक है, 3 थे जिन्होंने ओहियो स्टेट अध्ययन दिया। देने वाले कौन थे? फ्लाइन्समैन, हैरिस और बर्ट। और किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। और इसमें भी 2 प्रकार का नेतृत्व बताए, 2 प्रकार के नेतृत्व बताएं: संरचनात्मक पहल करने वाला और अंतः संबंध स्थापित करने वाला। ठीक है, संरचनात्मक पहल करने वाले को इसने IS बोल दिया और अंतः संबंध स्थापित करने वाले को क्या बोल दिया? C बोल रखा है इसमें। और इसमें क्या है? संरचना निर्माण में अधिक रुचि और अंत संबंध में अधीनस्थों से संबंध स्थापित करने में अधिक रुचि होती है। 2 प्रकार का नेतृत्व दिया और इस आधार पर इन्होंने नेतृत्व की 4 शैली बताई हुई है। 4 शैली कौन कौन सी बता दी? ये 4 शैली बताई हुई है, जिसमें मतलब जो ये L और H का मतलब तो क्या होता है? हाई और लो। ठीक है, और IS का मतलब यहाँ होता है संरचनात्मक पहल करने वाला और C का मतलब होता है अंतर संबंध स्थापित करने वाला। तो एक साइड क्या लिया हुआ है? अंतर संबंध स्थापित करने वाला और दूसरी साइड क्या लिया हुआ है? संरचनात्मक पहल करने वाला नेता होता है। अब इसमें भी अंतर संबंध में भी हाई और लो है और इसमें भी कौन सा? लो और हाई दोनों लिया हुआ है। अब इनको टेबल बनाएंगे तो HC और LIS, तो इसमें इन चारों शैलियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी? HIC HC, यानी उच्च संरचनात्मक पहल और उच्च अंतः संबंध स्थापित करने वाली। ठीक है, दोनों हाई वाली जो है संरचनात्मक पहल करने वाली भी कौन सी? उच्च हो, और अंतर संबंध स्थापित करने वाली भी कौन सी हो? उच्च हो। तो दोनों ही ये स्थापित करने वाली जो नेतृत्व शैली कौन सी होगी? सर्वोत्तम प्रकार की नेतृत्व शैली होगी। दोनों हाई जो होगी, दोनों जो उच्च होगी, वो कौन सी होगी? सर्वोत्तम प्रकार की नेतृत्व शैली होगी। मिशिगन अध्ययन
मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं जैसे रेंसिस लिंकर्ट और उसके साथ कुछ सहयोगी भी थे। रेंसिस लिंकर्ट इन्होंने दिया था ये मिशिगन अध्ययन। 2 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई इन्होंने, एक कर्मचारी केंद्रित और एक उत्पादन केंद्रित। 2 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई रेंसिस लिंकर्ट ने। ठीक है, मिशिगन अध्ययन दिया इसमें। और नेतृत्व शैली कितनी बताई? 2 बताई है। ओयो स्टेट देने वाले फ्लाइंसमैन, हैरिस और बर्ट ने 2 प्रकार के नेतृत्व और 4 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। 2 प्रकार के नेतृत्व कौन कौन से थे? संरचनात्मक पहल करने वाला और अंतर संबंध स्थापित करने वाला। और इसमें भी अब इसने 4 प्रकार के नेतृत्व शैली दे दी। लो दोनों कैसे हैं? हाई दोनों कैसे हैं? लो है, एक लो एक हाई और एक हाई और एक लो। मिशिगन ने एक कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित 2 प्रकार की नेतृत्व शैली दे दी। ठीक है, अभी तक हमने व्यवहारवादी में ये ओयो स्टेट का पढ़ लिया, अब मिशिगन अध्ययन चल रहा है अपना। उसके बाद इसमें जो उत्पादन केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित बताया उन्होंने, कर्मचारी केंद्रित को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। उत्पादन केंद्रित की क्या विशेषता है? इसमें कार्मिकों को उत्पादन प्रक्रिया का पुर्जा समझा जाता है, कार्य के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता है, कठोर निरीक्षण शैली अपनाई जाती है। कर्मचारी केंद्रित, इसमें अधीनस्थों को मानव समझा जाता है, उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाता है, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित व सम्मिलित करता है। मेन बात इसकी यह है कि इस अध्ययन में कर्मचारी केंद्रित शैली को सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इस अध्ययन में भी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ओहियो अध्ययन ने प्रभावशाली नेतृत्व हेतु दोनों तत्वों को महत्वपूर्ण माना था, जबकि मिशिगन अध्ययन ने कर्मचारी केंद्रित तत्वों को उत्पादन केंद्रित तत्वों से श्रेष्ठ माना है। ओहियो ने तो अपने जो दोनों दिए थे दोनों को सर्वश्रेष्ठ माना था, लेकिन इन्होंने जो मिशिगन ने दिया है, एक तो उत्पादन केंद्रित दिया, एक कर्मचारी केंद्रित दिया, लेकिन इन दोनों में से ही कर्मचारी केंद्रित को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। उसके बाद आती है प्रबंध की ग्रिड सिद्धांत है। ये देने वाले कौन थे? सबसे पहले ये देने वाले थे ब्लैक और माउटन, आर ब्लैक और JS माउटन देने वाले थे। इसमें 2 चरों उत्पादन पर ध्यान और लोगों पर ध्यान दिया जाता है। 2 चरों पर ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सा? उत्पादन पर ध्यान और लोगों पर ध्यान। दोनों चरों को 0 से 9 से उच्च के क्रम में विभाजित किया गया। इस प्रकार इसमें एक ग्रिड का निर्माण होता है। इसमें कुल 81 वर्ग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने एक ग्रिड का निर्माण किया है, यहाँ से 0 से 9 तक लिखे हुए हैं और यहाँ से भी 0 से 9 तक है। यहाँ प्रोडक्शन को दिखाता है, इस साइड क्या दिखाता है? पीपल को दिखाता है। 0 से 9 में अब इसमें दिखाया गया 1-1। सबसे पहले ये एक टेबल ली है 1-1 की, ठीक है। उसके बाद ये ली हुई है 9-1 की, ये 9-1 की एक ये ली हुई है और एक 1-9 की ये ली हुई है और एक 9-9 की पूरी जो हुई है, बीच का 5-5 की। इस तरीके से इसमें 5 टेबल बनती है, 5 बनती है। इसमें जो फर्स्ट 1-1 लेते हैं उसको हम बोल देते हैं काम चलाऊ, जो 9-1 लेते हैं उसको बोल देते हैं निरंकुश, 1-9 लेते हैं उसको बोल देते हैं कंट्री क्लब और जो 9-9 लेते हैं उसको बोल देते हैं टीम मैनेजमेंट। और मिडिल का क्या है? 5-5 का मिडिल ऑफ द रोड। तो इस तरीके से 5 प्रकार बताते हैं नेतृत्व शैली की, 5 बताते हैं। और जो ये है कंट्री क्लब, ये लोगों पर ध्यान देती है। ये निरंकुशवादी जो है 9-1 का, ये उत्पादन पर ध्यान देती है। और जो 9-9 का जो है वो लोग और उत्पादन दोनों पर ध्यान देती है। और जो 1-1 है वो किसी पर भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, सबसे बेकार प्रकार की नेतृत्व शैली इसी को बताया गया है। और 5-5 वाली थोड़ा थोड़ा दोनों पे ध्यान देती है, पर्याप्त चिंता करते हैं इनकी। अब इस आधार पर देखो, इस ग्रिड पद्धति के आधार पर 5 प्रकार की नेतृत्व शैली बता दी। सबसे पहले जो बनाई हमने 1-1 की बनाई, फिर 9-1 की बनाई, फिर 1-9 की बनाई, 9-9 की और 5-5 की बनाई है। 5 प्रकार की ग्रिड बनाई है। और इसमें नेतृत्व शैली बता, जो 1-1 की बनाई उसको काम चलाऊ का, 9-1 को निरंकुश का,
19 को कंट्री क्लब का, 99 को टीम प्रकार का कहा और 55 को मध्य मार्गी प्रकार का। जो काम चलाओ है 11 की वो उत्पादन पर और लोगों पर नगण्य चिंता करती, सबसे बुरी प्रकार की नेतृत्व शैली है। 91 की जो निरंकुश प्रकार की है वो सिर्फ उत्पादन की अधिक चिंता करती है, लोगों की कोई चिंता नहीं करती है, नगण्य चिंता करती लोगों की, इसलिए इसको उत्पादन अभिमुख नेतृत्व शैली भी बोल देते हैं। कंट्री क्लब जो है वो लोगों की अधिक चिंता करती है, उत्पादन की चिंता नहीं करती, इसको लोक अभिमुख नेतृत्व शैली कह देते हैं। और टीम प्रकार की जो नेतृत्व शैली वो उत्पादन और लोगों दोनों की चिंता करती है, इसको सर्वोत्तम शैली कहा गया है। 99 को सर्वोत्तम शैली कहा गया है। मध्य मार्ग की प्रकार उत्पादन और लोगों के लिए पर्याप्त चिंता करती है, थोड़ी थोड़ी चिंता दोनों की करती है। वर्तमान संतुलन को बरकरार रखती, संतुलन बनाए रखने का काम कौन करती है? 55 प्रकार की नेतृत्व शैली करती है। इसमें पूरा यही बताया हुआ जो अभी हम नेतृत्व शैली में पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार रीडिंग लगाते हैं। प्रबंध की ग्रिड की अवधारणा के अनुसार नेतृत्व की शैली उत्पादन संबंधी एवं व्यक्ति संबंधी दोनों आयामों को संयोजन होती है। कोई भी प्रबंधन पूरी तरह कार्यपरक अथवा संबंध परक नहीं हो सकता, उसमें दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। ब्लैक और माउंटन के अनुसार सर्वोत्तम नेतृत्व शैली कौन सी है? टीम या टोली प्रकार की शैली है। उपर्युक्त तीनों ही अध्ययनों में यह समस्या है कि इसमें नेता के एक शैली को सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है, को किसी भी एक शैली को क्या सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन होने की दशा में नेतृत्व की शैली की प्रभावशीलता में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अर्थात भिन्न परिस्थितियों में कोई दूसरी शैली मानी गई शैली से अधिक प्रभावी हो सकती है, वहीं एक ही व्यक्ति से दो अलग अलग व्यवहार एक साथ करने की उम्मीद की गई है, जबकि व्यावहारिक रूप से इन दोनों बातों पर एक साथ अधिकतम ध्यान देना संभव नहीं है। साथ ही नेता का प्रभावशील होना अधीनस्थों की परिपक्वता पर भी निर्भर करता है, लेकिन इन तीनों प्रकार के अध्ययन में अधीनस्थ के तत्व की अवहेलना की गई है। इसमें जो हमने व्यवहारवादी जो भी सिद्धांत पढ़े तीनों ने ही क्या किया है, अपने नेतृत्व शैली के प्रकार बता दिए, लेकिन नेतृत्व शैली के प्रकार बताने के बाद किसी एक शैली को इन्होंने सर्वोच्चता दे दी, ठीक है। ये इसमें व्यवहारवादी में तीनों ही सिद्धांत में कहा गया है। इसके बाद है स्थितिजन्य या परिस्थितिजन्य सिद्धांत। नेतृत्व की शैली जो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है, इनमें एक शैली को सर्वश्रेष्ठ माना गया, परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी शैली सभी परिस्थितियों में प्रभावशाली नहीं हो सकती है। कोई भी शैली प्रभावशाली या अप्रभावशाली नहीं होती है, यह तो परिस्थिति होती है जो इसे प्रभावशाली या अप्रभावशाली बनाती है। अतः स्थितिजन्य सिद्धांतों में नेतृत्व शैली पर परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। कुछ प्रमुख स्थितिजन्य सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, यानी जो अभी हम व्यवहारवादी में पढ़ के आए, किसी एक शैली को सर्वोच्चता दी गई है, परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं अब स्थितिजन्य या परिस्थितिजन्य सिद्धांत में परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आता है फीडलर का आकस्मिकता सिद्धांत। आकस्मिकता सिद्धांत सबसे पहले यही याद रखना पड़ेगा कि आकस्मिकता का सिद्धांत परिस्थितिजन्य सिद्धांत, स्थितिजन्य या परिस्थितिजन्य सिद्धांत है, और ये देने वाले कौन है? फीडलर। फीडलर के अनुसार किसी नेता के प्रभावी होने के लिए उसकी नेतृत्व शैली को स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात नेता की कार्य प्रणाली एवं परिस्थिति की आवश्यकता के बीच उचित तालमेल होना जरूरी है, ठीक है। नेतृत्व शैली को स्थिति के अनुकूल होना जरूरी बता दिया। इसने फीडलर ने दो नेता बताए, एक कार्य केंद्रित और एक कर्मचारी केंद्रित। कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित दो नेता बताए हैं, और परिस्थिति के 3 निर्धारक कारक बताए हैं। कौन कौन से? नेता सदस्य संबंध, दिए गए कार्य की संरचना, नेता की वैधानिक स्थिति एवं अधिकार। और इन निर्धारक कारकों के आधार पर परिस्थिति का 3 प्रकार से विभाजन किया। 3 प्रकार की परिस्थिति बताइए, अति अनुकूल परिस्थिति, अति प्रतिकूल परिस्थिति और सामान्य अनुकूल परिस्थिति।
नेता की शैली और परिस्थिति में तालमेल स्थापित किया। अब इस सिद्धांत ने यही बताया कि नेता की जो शैली है वो और परिस्थिति में तालमेल स्थापित किया है। अब इसने क्या किया, 2 नेता बताए थे, कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित, और 3 प्रकार की क्या बताई है, परिस्थिति। अब इस नेता में और इस परिस्थिति में किस प्रकार से समायोजन किया है, ये अति अनुकूल और अति प्रतिकूल जो परिस्थिति है उसको कार्य केंद्रित बताया है, कार्य केंद्रित में बताया, और सामान्य अनुकूल परिस्थिति कर्मचारी केंद्रित में बता दिया। यहाँ देखिए, कार्य केंद्रित नेता में अति अनुकूल एवं अति प्रतिकूल परिस्थिति में ही अच्छा कार्य करता है। कर्मचारी संबंध केंद्रित नेता में सामान्य अनुकूल परिस्थिति में अच्छा कार्य करता है। इस आधार पर फील्डर ने किसी भी नेता को सफल बनाने तो 2 सुझाव भी दिए। इसके साथ साथ परिस्थिति कारकों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए जो नेता की शैली के अनुरूप हो, या नेता को ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित कर दिया जाए जो नेता की शैली के अनुकूल हो। ठीक है, या तो परिस्थिति कारकों में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर नेता की परिस्थिति को ऐसी परिस्थिति में ही स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक है, जो नेता की शैली के अनुकूल हो, जो भी संभव हो वो कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तरीके का अनुकूलन बनाने की कोशिश की है, परिस्थिति और शैली के बीच में एक अनुकूलन बनाए रखने की बात की है फील्डर ने। आकस्मिकता का सिद्धांत है। 2 प्रकार के नेता बताए, कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित। 3 निर्धारक कारक बताए, नेता सदस्य संबंध, दिए गए कार्य की संरचना, नेता की वैधानिक स्थिति एवं अधिकार। 3 प्रकार परिस्थिति बताई है, अति अनुकूल, अति प्रतिकूल और सामान्य अनुकूल। इनको इनके साथ में सामंजस्य बैठाते हुए बताया है। उसके बाद आते हैं पॉल हर्सेन केनिथ ब्लैंचर्ड का स्थितिजन्य सिद्धांत। स्थितिजन्य सिद्धांत या परिस्थितिजन्य सिद्धांत चल रहे हैं अभी। पहला हम अभी पढ़ के आए फैडलर का। अब दूसरा जो सिद्धांत आता है पॉल हर्से और केनिथ ब्लैंचर्ड का। पॉल हर्से और केनिथ ब्लैंचर्ड ने पारस्परिकता सिद्धांत या जीवन चक्र सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, पॉल हर्से और केनिथ ब्लैंचर्ड का कौन सिद्धांत है, पारस्परिकता सिद्धांत या जीवन चक्र सिद्धांत। पॉल हर्से और केनिथ ब्लैंचर्ड ने अपने अध्ययन में 3 तत्वों का समावेश किया है। इन्होंने कितने तत्व लिए हैं, 3 लिए हैं। कौन कौन से, कार्य व्यवहार या कार्य केंद्रित नेतृत्व बोल देंगे इसको, संबंध व्यवहार, संबंध केंद्रित नेतृत्व और अनुयायी की परिपक्वता। यानी कार्य केंद्रित नेतृत्व, संबंध केंद्रित नेतृत्व के साथ साथ इन्होंने अनुयायी की परिपक्वता को भी शामिल किया है। और इस आधार पर उन्होंने 4 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। कौन कौन सी, वाक्य निर्देशन शैली, विक्रय शैली, भागीदारी शैली, प्रत्यायोजन शैली। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग, ये 4 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। इम्पोर्टेंट है ये नेतृत्व शैली। पॉल हर्से और केनिथ ब्लैंचर्ड की चारों शैली को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आता है एकीकृत या संगठित नेतृत्व सिद्धांत। ये देने वाले कौन थे, एकीकृत या संगठित नेतृत्व सिद्धांत किसने दिया, टेरी तथा फ्रैंकलिन ने। किसने दिया, टेरी तथा फ्रैंकलिन ने दिया है। इसने विभिन्न प्रकार के नेतृत्व शैली के सिद्धांत के आधार पर एक एकीकृत मॉडल की रचना की है। ठीक है, एकीकृत संगठित नेतृत्व सिद्धांत में क्या क्या है, एकीकृत मॉडल बनाया है। इस मॉडल की पृष्ठभूमि में यह विचार कार्य करता है कि नेता न तो पूरी तरह जन्मजात होता है, न ही पूर्ण रूप से बनाया जा सकता है। यहाँ ये बात की गई है, नेता न तो पूरी तरह जन्मजात होता है और न ही पूरी तरह वो बनाया जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत में एकीकृत संगठित नेतृत्व सिद्धांत में उसको ना तो जन्मजात बताया, न ही पूरी तरह बनाया जा सकता है। वस्तुतः जन्मजात गुणों तथा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। इसके अनुसार नेतृत्व का विकास मुख्य रूप से 4 तत्वों के मध्य स्थापित परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। 4 तत्व कौन कौन से हो गए, नेता, अनुयायी, संगठन, सामाजिक मूल्य, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाएं। यहाँ इसकी चारों ये बताई हुई है। 4 तत्व कौन कौन से लिए हैं इसने नेतृत्व के, नेता है, अनुयायी है, संगठन है, सामाजिक मूल्य, आर्थिक व राजनीतिक दशाएं। ठीक है,
चार इन्होंने नेता बताए, चार तत्व बताए हैं। कौन कौन से? नेता, अनुयायी, संगठन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा। ठीक है, किसका सिद्धांत था ये? टेरी तथा फ्रैंकलिन का। एकीकृत या संगठित सिद्धांत है टेरी और फ्रैंकलिन का। हर्शे और ब्लैंचर्ड का कौन सा था? पारस्परिकता सिद्धांत और जीवन चक्र सिद्धांत। उसके बाद आता है नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत। नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत किसका है? टेननबूम और स्मिथ का। नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत किसका? टेननबूम और स्मिथ का। इसके अनुसार नेता केंद्रित नेतृत्व शैली व अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व शैली नेता, अनुयायियों और परिस्थिति के अंतर संबंधों पर निर्भर करती है। इन अंतर संबंधों के आधार पर उन्होंने नेतृत्व की 7 शैली बताई है। बस इतना याद रखना है कि टेननबूम और स्मिथ ने जो नेता केंद्रित और अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व शैली में जो ये परिस्थिति के बीच जो अंतर संबंध बताया है, उन अंतर संबंधों के आधार पर उन्होंने 7 प्रकार की शैली बताई है। नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत है टेननबूम और स्मिथ का। 7 शैली दी है। ये 7 शैली कौन कौन सी है? टेल्स, सेल्स, सजेस्ट्स, कंसल्ट्स, जॉइंस, डेलीगेट्स और एब्डिकेट्स। ये 7 प्रकार की शैली बताई है किसने? टेननबूम और स्मिथ ने। टेल्स, सेल्स, सजेस्ट, कंसल्ट्स, जॉइन, डेलीगेट्स और एब्डिकेट्स। ठीक है, उसके बाद है पथ लक्ष्य सिद्धांत। इसका प्रतिपादन मार्टिन इवेंस एवं रॉबर्ट हाउस द्वारा किया गया है। पथ लक्ष्य सिद्धांत किसका है? मार्टिन इवेंस और रॉबर्ट हाउस का। पथ लक्ष्य सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रभावशाली नेता अपने अनुयायियों का लक्ष्य प्राप्ति में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। नेता का कार्य अनुयायियों का मार्गदर्शन करना, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, अनुयायियों को सूचना एवं संसाधन उपलब्ध कराना तथा अन्य प्रकार की सहायता करना है। यह सिद्धांत 4 प्रकार के नेतृत्व व्यवहार की पहचान करता है: निदेशक नेता, सहायक नेता, सहभागी नेता और उपलब्धि उन्मुख नेता। 4 प्रकार के नेतृत्व व्यवहार की पहचान करता है। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि नेतृत्व शैली कौन कौन सी थी। यही नेतृत्व शैली भी देते हैं। ये निदेशक है, सहायक है, सहभागिता है, उपलब्धि परक हो या उपलब्धि उन्मुख नेता जो है, ये इनकी नेतृत्व शैली आएगी, आगे आ जाएगी। ये वैसे किसने दिया है पथ लक्ष्य सिद्धांत? मार्टिन इवेंस और रॉबर्ट हाउस ने। मार्टिन इवेंस और रॉबर्ट हाउस ने दिया है। उसके बाद है नेता भागीदारी सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास विक्टर व्रूम व फिलिप यटन ने दिया। नेता भागीदारी सिद्धांत, इसे निर्णय भागीदारी प्रतिमान तथा मानक प्रतिमान भी कहा जाता है। नेता भागीदारी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निर्णय भागीदारी सिद्धांत और मानक प्रतिमान भी कहा जाता है। इसे मानक प्रतिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नियमों का एक अनुक्रमिक सेट होता है। उनकी पालना करके यह निश्चित किया जाता है कि निर्णय निर्माण में भागीदारी किस रूप में एवं कितनी मात्रा में करनी है। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने में किसी नेता के प्रदर्शन को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। कौन कौन से तत्व? 3 तत्व। निर्णय की गुणवत्ता, अधीनस्थों द्वारा निर्णय की स्वीकार्यता और निर्णय निर्माण में लगने वाला समय। ये 3 तत्व है जो इसको प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने में किसी नेता के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं: निर्णय की गुणवत्ता, अधीनस्थों द्वारा निर्णय की स्वीकार्यता और निर्णय निर्माण में लगने वाला समय। इन तत्वों के आधार पर ही व्रूम और यटन ने 5 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। कौन सी? A1, A2, C1, C2 और G। A1, A2 को अपन ऑथोराइटेरियन सत्तावादी बोल देते हैं।
C1 C2 को कंसुलेटिव बोल देते हैं, सलाहकारी, और G होता है ग्रुप बेस्ड, समूह आधारित। तो सत्तावादी फर्स्ट, सत्तावादी सेकंड, सलाहकारी फर्स्ट, सलाहकारी सेकंड और समूह आधारित, 5 प्रकार की इन्होंने नेतृत्व शैली दी है। किसने? वुरूम और यटन ने। उसके बाद आता है नेता कर्मचारी विनिमय सिद्धांत। नेता कर्मचारी विनिमय सिद्धांत, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक नेता किसी भी संस्थान में सभी कर्मचारियों के साथ एक समरूप शैली को नहीं अपना सकता। अतः नेता इसमें समूह में एवं समूह के बाहर की अवधारणा पर काम करता है। समूह में और समूह के बाहर की जो अवधारणा उस पर काम करता है। इन ग्रुप अनुयायियों का एक छोटा समूह होता है जिन पर नेता विश्वास करता है, विशेष ध्यान देता है, विशेष अधिकारी प्रदान करता है तथा अनौपचारिक संबंध रखता है। इनका चुनाव नेता द्वारा इनकी क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति आदि के आधार पर किया जाता है। आउट ग्रुप अनुयायियों का ऐसा समूह होता है जिन पर नेता को कम विश्वास होता है तथा इनसे केवल औपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेतृत्व के उदीयमान सिद्धांत। अभी तक हमने ये स्थितिजन्य सिद्धांत पढ़े हैं, सारे 7 सिद्धांत स्थितिजन्य सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। और स्थितिजन्य सिद्धांत के बाद अब ये आते हैं नेतृत्व के उदीयमान सिद्धांत। कौन? उदीयमान सिद्धांत तो 3 ही हैं बस, करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, नेतृत्व का व्यावहारिक सिद्धांत और नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत किसने दिया? J.R. हाउस ने। हाउस ने राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं के व्यवहार, मूल्यों और अभिवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए नेतृत्व में करिश्मा प्रधान विशेषताओं का अवलोकन किया। इन नेताओं में प्रबल आत्मविश्वास तथा वैचारिक दूरदर्शिता तथा वैयक्तिक अनुकरणीय विशेषताएं पाई जाती है। इन नेताओं के प्रति अधीनस्थों में विश्वास व रिद्धा पाई जाती है। अधीनस्थ ऐसे नेताओं के प्रति समर्पित होते हैं। करिश्माई नेताओं में अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता पाई जाती है तथा वे मिशन के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। करिश्मा प्रधान नेतृत्व सबसे इसमें अलग ही चल रहा है। ये अधीनस्थों के प्रति इसमें विशेष प्रकार का विश्वास पाया जाता है, श्रद्धा पाई जाती है। और देने वाले कौन थे? J.R. हाउस। उसके बाद नेतृत्व का व्यावहारिक सिद्धांत देने वाले कौन है? मैक्स वेबर। इस सिद्धांत के बारे में बताया कि जिसका आगे विकास बर्नार्ड बास द्वारा किया गया। सबसे पहले देने वाले मैक्स वेबर थे, लेकिन आगे इसको बर्नार्ड बास ने भी बताया है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं: लोग तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब आदेशों में निश्चितता एवं स्पष्टता होती है। जब आदेश कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये बोलता है नेतृत्व का व्यावहारिक सिद्धांत। कर्मचारी इनाम एवं दंड से प्रेरित होते हैं। नेता के निर्देशों एवं आदेशों की पालना करना अनुयायी का प्राथमिक लक्ष्य होता है। ठीक है। आदेश की पालना करना, निर्देश की पालना करना अनुयायी का पहला लक्ष्य होता है। अधीनस्थ स्वयं प्रेरित नहीं होते हैं। अधीनस्थ कैसे नहीं होते? स्वयं प्रेरित नहीं होते। अतः अधीनस्थों पर सतत निगरानी एवं नियंत्रण आवश्यक है ताकि उनसे अच्छे से काम करवाया जा सके। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेता अनुयायियों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए, काम की आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरित करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। इसने ये नेतृत्व भी आकस्मिक पुरस्कार, अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन होना चाहिए, अपवाद द्वारा निष्क्रिय प्रबंधन और हस्तक्षेप। ठीक है। उसके बाद आता है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत देने वाला कौन है? बास एवं रिग्यो। बास एवं रिग्यो इन्होंने नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत के 4 पहलू बताए हैं। कौन कौन से? आदर्श प्रभाव, प्रेरणादायक प्रभाव, बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार। 4 प्रकार के पहलू बताए परिवर्तनकारी सिद्धांत के बास एवं रिग्यो ने।
आदर्श प्रभाव, प्रेरणादायक प्रभाव, बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे? नेता का व्यक्तित्व भी नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी इसको प्रभावित करता है, कार्य की प्रकृति भी प्रभावित करती है और परिवेश की प्रकृति भी इसको प्रभावित करती है। नेतृत्व की शैलियाँ, अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नेतृत्व शैलियाँ दी है। अब इनको हम लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे कौन कौन सी नेतृत्व शैली दी है इसने। नेतृत्व शैली दी हुई है इसमें, देखते हैं किसने कौन कौन सी नेतृत्व शैली दी। हाँ, ये सभी नेतृत्व शैली एक साथ लिखी हुई है पीछे, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुर्ट लेविन आता है। कुर्ट लेविन ने 3 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। कौन कौन सी होगी? निरंकुशतावादी, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेप। किसने दी है? कुर्ट लेविन ने दी है। निरंकुशतावादी को सत्तावादी, निर्देशक, तानाशाही, एकतंत्रीय, आधिकारिक बोलते हैं। लोकतांत्रिक को प्रजातांत्रिक, भागीदारी, जनतांत्रिक और अहस्तक्षेप को लेसिस फेयर बोल देते हैं। तो यहाँ से सवाल ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सी शैली कुर्ट लेविन के द्वारा नहीं दी गई है, या कौन कौन सी शैली कुर्ट लेविन ने दी है? तो इनकी जो 3 शैली याद रखना, निरंकुशतावादी, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेप शैली। लिपाम ने 3 शैली दी है, आदर्शमूलक, व्यक्तिमूलक और व्यवहार परक बोल देते हैं इसको। आदर्शमूलक, व्यक्तिमूलक और व्यवहार परक। आदर्शमूलक में संगठन पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिमूलक में ये व्यक्ति परक होती है, व्यवहार में ये मध्य मार्गी को भाग देता है। इसमें भूमिका संबंधी अपेक्षाएं रखी जाती है आदर्शमूलक में, व्यक्तिमूलक में व्यक्तिगत अपेक्षाएं रखी जाती है और व्यवहार परक में सामाजिक व्यवहार की अपेक्षाएं रखी जाती हैं। उसके बाद है गेक, जेल एंड गूबल्स। इसने 3 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है, NIT, नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक और ट्रांजैक्शनल। 3 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है इसने। उसके बाद है रेंसिस लिंकर्ट। रेंसिस लिंकर्ट ने 4 सिस्टम दिया है। कौन कौन सा? शोषणकारी निरंकुश, हितकारी निरंकुश, परामर्शीय और सहभागिता परक। 2 प्रकार के निरंकुश दे दी, शोषणकारी भी और हितकारी भी। परामर्श भी देगा और सहभागिता भी रखेगा, परामर्शी और सहभागिता परक। उसके बाद इसने ये पहले आ चुका है अपना प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। रॉबर्ट ब्लेक और जैन माउटन ने प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत दिया है। ये 5 प्रकार की इसने नेतृत्व शैली बताई है, जो 11, 19, 91, 99 और 55 हम पढ़ के आए हैं पीछे। 5 प्रकार की नेतृत्व शैली में ये बताई थी, काम चलाऊ, कंट्री क्लब, निरंकुश कार्य, टीम वर्क और मध्य मार्गी। जिसमें ये क्या था, काम चलाऊ क्या पढ़ा था हमने, 11 पढ़ा था। कंट्री क्लब हमने क्या पढ़ा था, 91 पढ़ा था। निरंकुश हमने क्या पढ़ा था, 19 पढ़ा था। टीम वर्क क्या पढ़ा था, 9 पढ़ा था। और मध्य मार्गी 5 पढ़ा था। ये 5 प्रकार की ग्रिड पद्धति में ग्रिड सिद्धांत दिया था ब्लैक और माउटन ने। उसके बाद पथ लक्ष्य सिद्धांत, ये आ चुका है पहले ही। पथ लक्ष्य सिद्धांत किसने दिया? मार्टिन इवेंस और रॉबर्ट हाउस ने पथ लक्ष्य सिद्धांत दिया। और इसने कौन कौन सी शैली बताई है? निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, सहभागिता परक, उपलब्धि उन्मुख। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हाउस में अपने घर में निर्देश देने वाला एक बड़ा व्यक्ति जरूर होता है, निर्देश देने वाला होता है। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, सहभागिता होती है और सबको उनकी उपलब्धि भी मिलती है, अचीवमेंट भी उनको मिलता है। निर्देशात्मक हो गया, सहयोगात्मक हो गया, सहभागिता परक हो गई, उपलब्धि उन्मुख हो गई। उसके बाद आता है रेडिन ने 8 प्रकार की नेतृत्व शैली दी है। नेतृत्व का त्रिआयामी मॉडल, इसको ऐसे आता है, नेतृत्व का त्रिआयामी मॉडल किसने रेडी किया? नेतृत्व का त्रिआयामी मॉडल किसने रेडी किया? रेडिन ने। त्रिआयामी मॉडल रेडी किया रेडिन ने।
8 प्रकार की नेतृत्व शैली, प्रभावशाली और अप्रभावशाली। 4 प्रकार की शैली इसको प्रभावशाली में बताई और 4 प्रकार के अप्रभावशाली में। प्रभावशाली में इन्होंने कौन कौन से बताई है? कार्यकारी, विकासात्मक, हितकारी, तानाशाह और नौकरशाही। अप्रभावशाली में समझौतावादी, मिशनरी, तानाशाही, पलायनवादी। अब देखो हम किसी पर भी हम अपना प्रभाव डालेंगे तो हमको खुद को भी क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। विकास के लिए सोचना, कुछ अच्छा विकास के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हित करने के लिए तानाशाह रखो, लेकिन कैसा तानाशाही रखना पड़ेगा? हित करने वाला तानाशाही रखना पड़ेगा। और नौकरशाही, खुद को नौकर बन के काम करना पड़ेगा, तभी हम प्रभावशाली काम कर सकते हैं, प्रभावशाली नेता बन सकते हैं। कार्य करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, हित करना पड़ेगा और नौकर बन के रहना पड़ेगा। कार्यकारी, विकासात्मक, हितकारी, तानाशाह और नौकरशाही। अप्रभावशाली में अगर हमने किसी के साथ समझौता कर लिया तो अप्रभाव होगा। मिशनरी, मिशन बना लिया, तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं, हम वहाँ से पलायन कर गए तो वहाँ से कैसा प्रभाव पड़ेगा? अप्रभावशाली। समझौतावादी, मिशनरी, तानाशाही, पलायनवादी। ये नेता भागीदारी मॉडल हम पीछे पढ़ के आए हैं, विक्टर ब्रूम और फिलिप यटन का। ये A1, A2, C1, C2 और G बताए थे। 2 सत्तावादी थे और 2 सलाहकारी और 1 सहयोगिता परक। इसको याद रखना, सह पर ये तीनों, ठीक है। सह सत्तावादी, सह सलाहकारी और सह सहयोगिता परक। A1, A2, C1, C2 और G, ठीक है। उसके बाद है हर्ष और ब्लैंचर्ड का, ये भी पहले आ चुका है। नेतृत्व में पारिस्थितिजन्य दृष्टिकोण सिद्धांतों में आ चुके हैं ये शैली। और इन्होंने कौन कौन सी बताई है? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। अब देखते हैं इसके कुछ सवाल। क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कौन कहता है? जी मुरे। सामंती प्रकार के नेता में नेता और अनुयायी के मध्य कैसा संबंध होता है? सामंती प्रकार के में स्वामी और सेवक की भांति होता है। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। किसने कहा था? ये गुण सिद्धांत में कहा था। सबसे पहला जो सिद्धांत पढ़ा था हमने उसी में कहा था कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जॉन एडेयर द्वारा प्रतिपादित क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत में एडेयर ने नेता द्वारा संतुलित करने वाली आवश्यकताएं कौन सी बताई है? जॉन एडेयर ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। कार्य आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता और टीम आवश्यकता। 3 प्रकार की आवश्यकता बताई है। ओहियो स्टेट अध्ययन का संबंध नेतृत्व के किस सिद्धांत में? ओहियो स्टेट किस में था? व्यवहारवादी में था। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत में ब्लैक माउंटेन ने कितने प्रकार की नेतृत्व शैली बताई है? ग्रिड सिद्धांत तो 1191, 1999 और 55 5 प्रकार की ग्रिड सिद्धांत दिए थे। किसने दिया? ब्लैक और माउंटेन ने। निम्न में से नेतृत्व की कौन सी शैली पॉल हर्शे व केनेथ ब्लैंचर्ड के स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्थितिजन्य सिद्धांत में पॉल हर्शे और केनेथ ब्लैंचर्ड ने कौन सी शैली नहीं दी? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, ये हमने बताया था। लेकिन ये कंट्री क्लब किसने दिया था? कंट्री क्लब ये ग्रिड सिद्धांत में थी। कंट्री क्लब ब्लैक और माउंटेन ने दी थी। नेतृत्व की शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नेता का व्यक्तित्व, समूह सिद्धांत, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, नेता परामर्शदाता होता है और आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत विकास पर अवसर नहीं दे, व्यक्तिगत विकास पर अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।